प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीबीआई ने मेहुल चौकसी के खिलाफ मांगा गैर जमानती वारंट। गुजरात सरकार ने जारी की स्पेस टेक नीति 2025-2030। दिल्ली में बारिश के दौरान जल भराव होने वाली जगहों का निरीक्षण करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। हम चीन के साथ बहुत अच्छा समझौता करने जा रहे हैं, बोले डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेन के साथ वार्ता के बाद ट्रंप अगले हफ्ते साइन करेंगे खनिज को लेकर नए समझौते। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद पहला केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान के लिए जमीन के नाम सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद जमीन को दरगाह बताकर ट्रस्ट के नाम पर लखनऊ से रजिस्ट्रेशन करा दी गई। वहीं इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कल दिनांक 16 अप्रैल को थाना सीवीगंज अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक व्यक्ति सब्जे अली पुत्र महमूद अली द्वारा कब्रिस्तान की भूमि, जो कि सरकारी ज़मीन के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसको कूट रचित डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया। इस कब्जा की गई ज़मीन को वक्फ कब्रिस्तान बताते हुए सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से संपत्ति संख्या 2214 पर दर्ज कराकर अपने परिवारजनों को ट्रस्ट का सदस्य बनाकर स्वयं प्रबंधन समिति का यह अध्यक्ष बन गया। माननीय न्यायालय द्वारा भी एक सिविल केस में अपने निर्णय में इस प्रकरण में अभिलेखों की कूट रचना होना पाया गया है। इस संपूर्ण प्रकरण में वादी पुत्तन शाह पुत्र जुल्फिकार शाह की तहरीर पर अभियुक्त सब्जे अली व 10 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 420, 467, 471, 447 और 120 बी के अंतर्गत दर्ज की गई है। आईपीसी के धाराओं के अंतर्गत ये इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि ये पूरा प्रकरण 2020-21 का है। एफआईआर नंबर 177/25 थाना सीवीगंज में पंजीकृत की गई है। एसपी सिटी के निकट पर्यवेक्षण में त्वरित विवेचना सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अगली खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां के मलकापुर क्षेत्र में पानी की गंभीर कमी को लेकर नागरिकों ने नगर निगम कार्यालय घेर लिया। शिवसेना के उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में मटके और कुर्सियां तोड़कर प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। आमच्या हाती 15 दिवस झाले पाणी नळाले 15 दिवस झाले नाही, महिना झाला पाणी नाही आहे। पाणी हे असं नाही पाणी काय महिना झाले पाणी नाही तर काय बसण्याच्या लायकी नाही का? अगली खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां ट्रक चोरी करने और ट्रकों की नंबर प्लेट आरसी कूट रचित तरीके से तैयार करने वाले अभियुक्त और उनके 5 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त फाइनेंस से संबंधित ट्रकों की चोरी के झूठे मुकदमे कोर्ट से लिखाकर प्लेम में लेता था। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार जो संगठित अपराध है उसके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के अंतर्गत आज थाना कैंट पुलिस और एसओजी टीम जो जनपद की है, इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो 2 प्रकार के क्राइम करता था, एक ट्रक चोरी और उसके अलावा ये फर्जी मुकदमे ऐसे दर्ज कराते थे 156(3) के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा, और ट्रक चोरी के,
और ऐसे जो ट्रक रहते थे वे फाइनेंस कराए हुए ट्रक रहते थे। ये साठगांठ करते थे ऐसे व्यक्तियों से जिनके ये फाइनेंस कराए हुए ट्रक थे और उनकी किसी कारण से वे किस्त जमा नहीं करा पाते थे। यह गैंग उसके पश्चात जो चोरी का फर्जी मुकदमा लिखा हुआ ट्रक होता था उस ट्रक के नए कागज़ तैयार करवाते थे आरटीओ के माध्यम से और उस ट्रक पे उन कागज़ों के मुताबिक उसके नंबर चेंज कर देते थे। चेसिस नंबर, उसके इंश्योरेंस के कागज़, उसके जो नंबर प्लेट है, ये सभी प्रकार के जो नंबर्स हैं, पहचान है ट्रक की, ये सभी चेंज कर देते थे। और जब मुकदमा लिखा जाता था तो इसमें उनको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी मिल जाता था और जो नए कागज़ तैयार करके, नए नंबर तैयार करके ये जो नया ट्रक तैयार कर देते थे, इस ट्रक को भी ये फिर मार्केट में बेच देते थे। तो दो तरफा इनको फ़ायदा हो जाता था। एक जो ये क्लेम ले लेते थे इंश्योरेंस कंपनी को चूना लगा के, और दूसरा जो फर्जी चोरी का मुकदमा लिखा के ये जो ट्रक को नए कागज़ तैयार करके ये जो तैयार करते थे उस ट्रक को भी ये मार्केट में बेच देते थे। तो इस प्रकार का ये काफ़ी शातिर ये गैंग है जिसमें 5 लोगों को थाना पुलिस ने अरेस्ट किया गया है, थाना पुलिस द्वारा। इनके नाम इस प्रकार हैं। शाकिर उर्फ भूरा मास्टर, यह मोहनपुर कैंट का रहने वाला है। आरिफ पुत्र शब्बीर, यह बहेड़ी का रहने वाला है। सोहेल पुत्र इरफान, यह बिथरी चैनपुर का रहने वाला है। सैफुद्दीन उर्फ पुत्र अनीसुद्दीन, यह बारादरी का रहने वाला है। और इशाक अली, यह भोजीपुरा थाना जनपद बरेली का रहने वाला है। इन 5 लोगों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इस प्रकरण में हमने पिछले 2 साल में जितने 156(3) व 173(4) BNSS में जो मुकदमे माननीय न्यायालय के द्वारा जो दर्ज कराए गए हैं, ऐसे मुकदमे जिनमें ट्रक चोरी दिखाया गया है, ये हमने एनालाइज करे तो लगभग 55 मुकदमे इस जनपद में लिखे गए, जिनको हम और गहनता से एनालाइज करेंगे कि किस किस में ये फर्जी तरीके से ये मुकदमे लिखाए गए उनके द्वारा, और किस किस मुकदमे में इनके द्वारा इंश्योरेंस कंपनीज़ को चूना लगाकर उनसे क्लेम लिया गया, और इनमें से कितने केसेस में इनके द्वारा ये ट्रक मार्केट में गलत नंबर्स लगा के कूट रचना करते हुए, इनके कागज़ बनाते हुए इनको बेचा है। तो ये सारी जानकारी आगे की विवेचना में की जाएगी और इसमें जो अभी तक रफ एस्टिमेट किया है, लगभग 6 करोड़ का इन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज़ को चूना लगाया है पिछले 2 साल में। इसमें और भी पीछे जाया जाएगा, और भी जो इनके द्वारा इस तरीके से जो मुकदमे किए गए हैं और इनको भी देखा जाएगा और इसमें गहनता से विवेचना करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ ऑफिस से ये फर्जी पेपर तैयार कराते थे, तो आरटीओ ऑफिस का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी आया गिरफ्त में, उसके बारे में पता चला किसके सेटिंग करके पूरा तैयार कराते थे? इसमें से एक जो आरोपी है उसके माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें आगे विवेचना की जाएगी और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या दूसरे जनपदों से भी रिकॉर्ड मांगा जाएगा कि वहाँ पर भी इस तरीके के इन लोगों ने मुकदमे लिखाए हैं, पूरा गैंग और भी जनपदों में काम कर रहा है क्या? इसमें एक मुकदमा जो इशाक के फ़ोन में मिला है वह हाथरस में लिखवाया गया था, तो ऐसे और भी हो सकते हैं ऐसे मुकदमे जो इन्होंने दूसरे जनपदों में लिखवाए गए हैं, तो वो भी कोऑर्डिनेशन करके वो चेक किए जाएंगे कि और भी जनपदों में इनके द्वारा ऐसे मुकदमे। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां बंडा में हरिहंत क्लिनिक में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक संचालक डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। बड़ा पर रोड जाम कर दिया। बाद एसडीओपी शिखा सोनी के समझाने पर जाम खोला गया। कल हमें कि एक 75 की महिला है, देवकी आदिवासी, प्रतिबंधी आदिवासी, तो आर्यन हॉस्पिटल में उसने इलाज कराया था। उसकी शायद मृत्यु हो गई। उसने सरकारी अस्पताल में दिखा तो डॉक्टर ने मृत बता दिया। तो इस बात को लेके जो परिजन है उन्होंने पीएम वगैरह कराया था। उसके बाद बॉडी रोड पर रख ली थी कि इसमें निष्पक्ष जाँच हुई, तो जाँच की कार्रवाई की जा रही है।
आज जो एक मामला आया है पोस्टमार्टम का, जिसमें एक प्राइवेट अस्पताल पर गंभीर परिजनों ने आरोप लगाया, वो मामला क्या है पोस्टमार्टम के बाद? एक अरिहंत अस्पताल में किसी फर्जी डॉक्टर के द्वारा इलाज का एक मामला आया था, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी, बुजुर्ग महिला की। उसका पीएम का पुलिस के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी, तो पुलिस की उपस्थिति में हमने पीएम उसका करवाया है और साक्ष्य पूरे प्रिजर्व किए हैं। उसमें जो भी आगे जांच होगी, जांच के लिए साक्ष्य बिसरा वगैरह प्रिजर्व करवाया है, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से रिपोर्ट सबमिट की जाएगी पुलिस में। सर, ये सब परिजन बता रहे थे कि हॉस्पिटल से जो उनकी वो डेड बॉडी अपनी सरकारी अस्पताल में, तो क्या इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कितने पहले ख़त्म हुई होगी? जब वो हॉस्पिटल में कल के दिन आई थी बॉडी 3 बजे के करीब, तो उस समय जो बॉडी में जो सिम्टम्स चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से करीब 2 घंटे पहले उसकी मृत्यु हुई। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां सानौदा थाना क्षेत्र के पास जेन क्रैशर के कैमरे में एक तेंदुआ कैद हुआ। बता दें कि ये घटना रात करीब 1 बजे की है। वहीं इस घटना के बाद लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कर्नाटक में जाति जनगणना पर बीजेपी नेता और कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालावादी नारायण स्वामी ने एक बयान देते हुए कहा कि जाति जनगणना करना केंद्र का काम है, राज्य का नहीं। कास्ट सेंसस तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, ये तो सेंट्रल की जॉब है, वो काम उन्हें ही करना पड़ेगा। मगर ये सर्वे तो सोशली एजुकेशनली क्या ये है वो दिखाने के लिए किया है। मगर इसमें क्या होता है, सो रिजर्वेशन की बात भी चल रहा है, ये गलत है। अभी लिंगायत को तोड़ा गया है, वक्कलिगा को तोड़ा गया है, दलित को डिवाइड किया गया है और मुसलमानों को इकट्ठा करके एक ही बनाया। उनमें भी 97 सब कास्ट उधर भी है, मगर क्यों वो नहीं बताया? इनको क्या होना चाहिए, वोट बैंक उनका गठ करना चाहिए, ये मुसलमानों को धोखा देना चाहिए, क्योंकि मुसलमान अभी तक माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी छोड़ के अभी ये मेजॉरिटी बनाने का बात कर रहा है। नंबर 1 कौन है कर्नाटका में? मुस्लिम। ये मेजॉरिटी बन गया तो क्या होगा? उनको लाभ नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर क्या संविधान लिखा, उसके नीचे उनको अभी मदद मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रहा है, स्कीम्स मिल रहा है, कुछ मिल रहा है ना, ये सभी चले जाए, निकल जाएगा। ये उनको भी पता नहीं, करने वालों को भी पता नहीं। ऐसा ये कन्फ्यूजन करके सारे कर्नाटक में ऐसा कांग्रेस की वोट बैंक बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। जनाक्रोश तो कांग्रेस विरोध में पैन कर्नाटका बन गया। सुबह हम चाय पीते, वो दूध से लेके रात में पीने वाला अल्कोहल तक, हम कन्नಡ में बोलते ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರವರೆಗೆ ಮೀನ್ಸ್
In between, every item prices have hiked by this government. उसके वास्ते पूरे लोग अभी गुस्से में है। सिर्फ उसके वास्ते भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा को लेके पूरे सारे कर्नाटका में हम ये सरकार के विरुद्ध काम करना चाहिए। ये सरकार जाना चाहिए। 5 गारंटी लेके अभी तक धोखा दे रहा है। ये डेवलपमेंट कार्यक्रम कुछ नहीं है इनका। ये 5 गारंटी के ऊपर 5 साल उनका टर्म क्या है वो फिनिश करके वो जाने वाला है। उसके वास्ते लोगों का पैसे का के अभी पूरे भ्रष्टाचार में ये सरकार लगा है। उसके वास्ते हम जरूर ये प्रोटेस्ट करना चाहिए, वो कर रहा है। Sir, the Karnataka High Court on Thursday criticized the state government for permitting a protest against the Work Amendment Act while the matter is under consideration by the Supreme Court. देखो, ये तो केंद्र सरकार की एक्ट लेके आए। वक्त में क्या हो रहा है, अभी तक वक्फ बोर्ड की कितना लाखों एकड़ जगह है उनका। किधर भी एक कॉलेज बनाया क्या, मेडिकल कॉलेज बनाया, हॉस्पिटल बनाया क्या? लोगों को क्या इससे फायदा हुआ? ये मुस्लिम लोगों को, ये कौन गरीब है उनको? कोई अभी रिच ये है आदमी है मुस्लिम में, कोई मौलवी है, वो ये इसका किराया लेके मजा कर रहे जा रहा है। उसके वास्ते मैं चाहता हूं इससे ये लोगों को कुछ फायदा नहीं है। फिर भी ये क्या लूट हो रहा है ना, ये कड़ा करने के लिए अभी एक्ट लिया गया है। मोदी जी ये ऐसे ये बनाया, ये लैंड किधर भी लैंड बैंक है, वो लैंड किसको भी जाना नहीं। उसके वास्ते वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाने का, और ये कानून से बाहर थे। पहले कोर्ट को भी नहीं जाते थे, अभी कोर्ट में जाके आप केस भी फाइल कर सकते। वो बनाया, वो न्याय है। वो न्याय छोड़ के अन्याय से ये जाने वाला था। अभी उसको कड़ा करने के लिए मोदी जी ये काम किया। उसके वास्ते मैं सोचता हूं ये सरकार भी बीजेपी के खिलाफ ये कर रहा है। अभी देखो, इसमें पश्चिम बंगाल में लूट हो रहा है। अभी कम से कम 4000 दलितों गांव छोड़ के बाहर जा रहा है। अभी हमारा मुस्लिम बंधु क्यों दलितों को लूट रहा है? क्योंकि वो पूरे कंडीशन में रहता है, उसके वास्ते उनको लूट रहा है। अभी आग लगाया है। ऐसे हो गया तो क्या होना चाहिए उनको? ये सरकार अभी ये करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए। वही ये अभी सिद्धरामैया कर्नाटक में अभी चालू कर रहा है मंगलोर से। मंगलोर में आज कम से कम 1 लाख मुस्लिम इकट्ठा होने का ये है। ये पुलिस को भी पता है, मगर क्यों अलग किया? ये क्या हाईकोर्ट बोलना क्या है इसको? ये मत बनाओ, ये सेंट्रल एक्ट है। एक्ट के विरोध में कोई भी नहीं जा सकता। ये कुछ हो गया, जिम्मेदारी ये सरकार बनना पड़ता। वक्फ अधिनियम पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारी पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह रुख रहा है कि यह काला कानून असंवैधानिक है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया। हमारी पार्टी का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये स्टैंड रहा है कि ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25 और 26 और 29 हो। तो ये जो इंटरिम ऑर्डर है
इससे हटकर हम इसको कॉशियसली देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें करीब 45-48 अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट ऐसा है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो जितने लोग लैंड ग्रैबर्स हैं या एंक्रोचर्स हैं वो मालिक बन रहे हैं। और फिर वफ इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो है वो खास तौर से देश में पूरी जगह पर और पंजाब हरियाणा में बहुत है, वो अब गवर्नमेंट कस्टोडियन में चले आएंगे, तो वक्फ बोर्ड से हम उसको लूज कर रहे हैं। तीसरा यह है कि सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 के जरिए पूरे ट्रस्ट को निकाल दिया वक्फ से। और इसका पहला फायदा होगा देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा ऑर्फनेज पर अपना घर तामीर किया था, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट से है, तो सेक्शन 2 से उसको फायदा होगा। पूरे जो वक्फ जो ट्रस्ट है उसको ट्रस्ट है बोल के वक्फ से निकल जाएंगे। चौथा यह है कि ये 5 साल का प्रोविजन है। कौन तय करेगा कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? और अगर कोई महिला होगी तो उसका कौन तय करेगा? और जब वो 5 साल तक मुसलमान के वक्फ को नहीं दे सकेगी, दूसरे धर्म को दे सकेगी, तो ये तो नुकसानदेह है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे रूल्स बनाएगी जिससे वक्फ कमजोर होगा, वो फेडरलिज्म का भी वायलेशन होगा। कलेक्टर आज भी किसी मुतवल्ली को ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप इस तरह का काम करो जो उस मुतवल्ली और उसके वाकिफ के खिलाफ होगा। अगर नहीं सुनेगा तो जेल को जाएगा। तो इसमें ऐसे कई प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं जो वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं। तो एक लीगल बैटल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ पूरे लॉ के खिलाफ हम लोग हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ब्लैक लॉ है जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि ज्यादा पिटिशंस आई हैं उनको कहीं ना कहीं वो एक तरीके से दिखाई देती हैं, एक ही बात पिटिशन में आती है, तो कुछ पिटिशंस को सुनने की बात कही गई है। 5 ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 5 पिटिशन सुनी जाएंगी, बहुत अच्छा है। हम तो यही चाहेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको जल्द से जल्द सुने, क्योंकि इसमें ऐसे कई सेक्शंस हैं जिससे वक्फ को खत्म किया जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और एक कंटिन्यूस बेसिस पर फ्यूचर में सुनवाई होगी। सर, वक्फ कानून के लागू होने के देखा कि देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए, पश्चिम बंगाल से ज्यादातर तस्वीरें देखिए हिंसा जो हो रही है हम उसका कंडेम करते हैं, चाहे वो एक हिंदू धर्म के बाप बेटे का मॉब लिंचिंग हो या फिर एक मुसलमान की पुलिस फायरिंग में मौत हो। मगर सरकार ने यह कानून क्यों लाया? आपने इस तरह का कानून बनाकर भारत के सोशल फैब्रिक को वीक कर दिया। आपने इस तरह का कानून बनाकर भारत की जनता को पैगाम दिया कि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, सिखों के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए एक कानून होगा और मुसलमानों के लिए अलग कानून होगा। ये आपने किया ना काम, सरकार ने किया काम कि आपने बताया, ये नफरत की मिसाल, आपने डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल आपने कायम की है। हम तो कह रहे थे पार्लियामेंट के अंदर ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में, हमने टाइसन नोट भी दिया। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की इस गलत फैसले की वजह से आप टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों के ईमान को, मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, इमाम बाड़ों को। और अब कैसे उम्मीद करेंगे कि कोई गयूर मुसलमान आपके सामने सर झुका देगा, आपके कानून को एक्सेप्ट कर लेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। कल सीजे पर चिंता व्यक्त की थी जिस तरीके से हिंसा हो रही थी सर, और कहीं ना कहीं अब आगे किस राह पर देखिए हम वायलेंस के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, मगर प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है। हम जनता के दरमियान में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, प्रोटेस्ट होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया, हम उसकी सपोर्ट करते आए, सपोर्ट करेंगे। ह्यूमन चेन का उन्होंने ऐलान किया, एक डेट को ह्यूमन चेन होगी, एक तारीख के दिन कोई डेट अनाउंस होगा जिसमें 10 मिनट के लिए लाइट बंद होगी। महिलाओं का प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेसी की रूह है भाई, वरना अगर प्रोटेस्ट नहीं होगा तो फिर डिक्टेटरशिप रह जाएगी, फिर जमहूरियत कहां रहेगी, लोकतंत्र कहां रहेगा। प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए और पीसफुल होगा इंशाल्लाह।
अगली खबर भुवनेश्वर से है, जहां दिल्ली विधानसभा में नेवा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के कार्यान्वयन पर अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, हमने उड़ीसा विधानसभा मॉडल को अपनाया है। हमने जो है उड़ीसा असेंबली के मॉडल को अडॉप्ट किया है और नेवा जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है उसके तहत हम डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वन नेशन वन एप्लीकेशन, उसके तहत हम यहाँ उड़ीसा असेंबली को विजिट करने आए थे। और चूंकि यहाँ पर लेटेस्ट डिजिटल हुआ है ई विधानसभा उड़ीसा की, तो उसके सभी मॉड्यूल, उसके सॉफ्टवेयर, उसके डेस्कटॉप वगैरह सबको हमने स्टडी किया है और हमें उसका बहुत लाभ मिलने वाला है। और मैं समझता हूं कि जो असेंबली है उड़ीसा की, उसने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। 100 दिन के अंदर अंदर हम दिल्ली में इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अभी हमारा मोपा से MOU साइन हो गया है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर हमको बहुत सपोर्टिव है। अभी हमें उड़ीसा असेंबली की भी बहुत सपोर्ट मिल रही है। तो उड़ीसा असेंबली, उड़ीसा गवर्नमेंट की सपोर्ट से, उनके एक्सपीरियंस से और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है हमारा साइन, उसके आधार पर हम अपने काम को 100 दिन में पूरा कर लेंगे, हमें विश्वास है। हालांकि ये काम 1 साल से भी ज्यादा का है, लेकिन चूंकि हमें अब उड़ीसा का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लोग भी आ रहे हैं वहां पर, और हम आपके एक्सपीरियंस से फायदा उठाते हुए और निक्सी की हेल्प से हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमने जो अपना टारगेट रखा कि मॉनसून सेशन जो है दिल्ली असेंबली का, वो डिजिटल होगा, उसको हम पूरा कर लेंगे। हमें ये कॉन्फिडेंस यहाँ पर आने के बाद और ज्यादा हमारा बढ़ गया। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में भी, कैसे मेंबर्स को ट्रेन करना है, कैसे ट्रेंड स्टाफ चाहिए, कैसे वहां पर इस एप्लीकेशन के लिए जो ट्रेनिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग है, जो स्टाफ हमको एंगेज करना है, जो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए मेंबर्स को भी और असेंबली के स्टाफ को भी ट्रेन करेगा, उनको सपोर्ट करेगा, उनका हेल्पिंग हैंड बनेगा। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जॉब है जो कई अलग अलग तरीके से इस पर काम किया जा रहा है और पैरेलल एक्टिविटीज के साथ काम किया जा रहा है। तो एक साथ हमारी कई एक्टिविटीज चल रही हैं, इसलिए हम कॉन्फिडेंट है कि हम 100 दिन में इसको कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, ऑफिशियल्स की भी हेल्प ले रहे हैं, स्पीकर ऑफिस की भी हेल्प ले रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफिस की भी हेल्प ले रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब की भी हेल्प ले रहे हैं हम लोग। तो सेक्रेटेरिएट की भी हेल्प ले रहे हैं। जहां जहां जैसे जैसे हेल्प हमको मिल सकती है वो हम ले रहे हैं। स्पेशली हमें जो स्पीकर मैडम से और सेक्रेटरी ऑफिस से जो हेल्प मिल रही है, और नेवा जो यहाँ पर जो लोग इसको सेक्रेटरी ऑफिस से जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं, उनकी जो हेल्प मिल रही है, उससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमारा काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इस बुलेटिन में अब बात करेंगे खेल के खबरों की। पहले बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में मुंबई ने सनराइज हैदराबाद को 11 गेंद शेष रहते 4 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 5 विकेट पर 62 रन बनाए, जिससे मुंबई इंडियन की टीम ने 18.1 ओवर में 167 रन बनाकर हासिल कर लिया। मुंबई के विल जैक्स प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए गए। दो बार के ओलंपिक विजेता भारतीय स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट इन्विटेशन ट्रैक प्रतियोगिता जीतकर सत्र की शानदार शुरुआत की। चोपड़ा ने प्रतियोगिता में 84.62 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर 6 खिलाड़ियों में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत के दिग्गज क्यू खिलाड़ी सौरभ कोठारी ने और एयरलैंड के कालो में कई बार के विजेता पंकज अडवाणी को फाइनल में हराकर IBSF विश्व बिलीजर्स खिताब जीत लिया। सौरभ ने पंकज को 725-880 से हराकर खिताब अपने नाम किया।
भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच अभिषेक नायर को सहयोगी स्टाफ के एक हाई प्रोफाइल सदस्य के साथ अनबन की अटकलों के बीच सिर्फ 8 महीने बाद ही पद से हटा दिया गया है। हालांकि इसका कारण न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में मिली हार को बताया जा रहा है। स्क्वैश खिलाड़ी तन्वी खन्ना ने विश्व चैंपियनशिप क्वालिफाइंग में हांगकांग की शीर्ष वेई एन चिंग चैंग को हराकर बड़ा उलटफेर किया। विश्व रैंकिंग में 134वें स्थान और काबीज तन्वी ने 76वें स्थान पर काबीज हांगकांग की खिलाड़ी को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।